तुमने एक स्टोरी सुनी होगी, सर आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर एक एप्पल गिरता है। स्टोरी के मुताबिक ये डिस्कवर करते हैं वो फोर्स जो एप्पल को जमीन की तरफ खींचता है। ये एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, ये टेढ़ा क्यों नहीं गिरा, ये वो सोचते हैं। या फिर ये एप्पल उड़कर दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं चला गया। बहुत दिनों तक सोचने के बाद वो ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसको अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है और ये अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। जो एप्पल का डायरेक्शन है ट्री से, वो सीधा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। इसके वजह से एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ चला आता है। जो फोर्स लगता है एप्पल के ऊपर, एप्पल के ट्री के ऊपर, वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है और ये एप्पल की जो पोजीशन होता है उससे परपेंडिकुलर होता है, अर्थ के सरफेस से भी परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह से अर्थ और मून के बीच में भी ये फोर्स मौजूद होता है। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से मून को पकड़ के रखता है। न्यूटन सोचते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एप्पल के ऊपर जो लगा, ये अलग अलग हाइट की सरफेस के ऊपर भी लग सकता है। ये बहुत ऊपर के हाइट के ऊपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लग सकता है। ये अर्थ के ऊपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लग सकता है, जैसे कि चांद। ये चांद के ऊपर भी लग सकता है, प्लैनेट के ऊपर भी लग सकता है, सन के ऊपर भी लग सकता है और सोलर सिस्टम के ऊपर भी। फोर्स से ज़रूरी होता है कि हम स्पीड चेंज कर सकें, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन और मोशन भी चेंज कर सके किसी ऑब्जेक्ट का। अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, उसने पत्थर को एक धागे से बांध दिया है और दूसरे एंड को उसने हाथ में रखा और उसने उस स्ट्रिंग को गोल गोल घुमाया सर्कल में। क्या वो लड़का उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रहा है या फिर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कैसे स्टॉप होगा ये फोर्स इसके ऊपर लगना, और क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर अगर पत्थर के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है और अगर धग्गा टूट जाता है। अगर ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ लग रहा है, अगर ये धग्गा टूट गया तो पत्थर सीधा आगे की तरफ जाएगा, जो पूरा स्ट्रेट लाइन होगा और फिर आगे जाके पत्थर नीचे गिर जाएगा। ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था पत्थर का, ये हर समय पे इंस्टेंट था। ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को सर्कल में गोल घुमाने के लिए मदद करता है और ये सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका मतलब होता है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचा चला रहता है इस फोर्स की मदद से। हम सभी जानते हैं कि चांद जो है ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और ये एक ऑर्बिट में गोल घूमता है अर्थ के सराउंडिंग। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होता है और उसके साथ साथ इसकी स्पीड भी होती है। इसकी तुम सोच सकते हो कि लगातार इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा चांद के ऊपर, इसका डायरेक्शन होगा एक फोर्स का, क्या डायरेक्शन होगा। क्या दूसरे प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम के ऊपर भी ये फोर्स लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये प्लैनेट सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट के ऊपर लग रहा है। ये सभी के ऊपर एक समान नहीं, अलग अलग लग रहा है। ये क्लियर हो गया है अभी कि जो चांद जो है अर्थ के सराउंडिंग में गोल गोल घूमता है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करती है, चांद के ऊपर फोर्स लगाती है और ये जो फोर्स होता है ये अर्थ को, या फिर बोल दिया जाए चांद को, अर्थ की तरफ खींच के रखता है। उसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है वो सभी प्लैनेट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और सभी प्लैनेट उसकी तरफ खींचे चले रहते हैं। अभी हम ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में समझेंगे।
सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के, 1642 के। इन्होंने अपनी किताब लिखी प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। केपलर ने 3 लॉ दिए हैं जो ये प्लैनेट के मोशन को अच्छे से बताते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है किस कारण के वजह से ये गोल गोल घूमते हैं, और न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी दिया है और केपलर्स लॉ को भी उन्होंने अच्छे से समझाया है ग्रेविटेशन की मदद से। इनका बहुत बड़ा काम रहा है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि लाइट की भी इन्होंने स्टडी की है, हीट की भी, साउंड की भी, और मैथमेटिक्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने मैथमेटिक्स की ब्रांच ढूंढी है, कैलकुलस, और इसका हम लोग फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिक्स में। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया है।